ठीक है बेटा। तो अगर फर्स्ट जनरेशन को देखा जाए तो बेटा कोई सबसे पहले जो वायरलेसली कनेक्टेड फ़ोन था वो कोई आई थिंक कोई टोक्यो जापान वाली साइड पे जो है वो बनाया गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारा फ़ोन था उसके अंदर एनालॉग टेक्नोलॉजी जो है ना हमारी इन्वॉल्व थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। हमारे पास कोई मैक्सिमम स्पीड भी कोई आती थी बेटा तो कोई अराउंड 2.4 केबीपीएस की स्पीड आती होगी। सिर्फ़ वॉइस कॉल्स ही आप जो है ना वो लेके चल सकते थे। तो उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी और फिर आपने सारी जो है वो कंस्ट्रेंट्स को सामने रखना होता था कि आपके मोबाइल फ़ोन का साइज़ भी बड़ा है, उसकी बैटरी लाइफ़ भी बड़ी गंदी है और उसकी वज़ह से आपकी वॉइस क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो ये फर्स्ट जनरेशन में था। यानी कि आप समझ लें कि फर्स्ट जनरेशन में कोई मॉड्यूलेशन का कोई कांसेप्ट नहीं था, सिर्फ़ डायरेक्ट एनालॉग टेक्नोलॉजी से ही इस्तेमाल किया जाता था। जब आपकी सेकंड जनरेशन आई बेटा, तो सेकंड जनरेशन के अंदर ना आपकी फिर 2-3 टेक्नोलॉजी सामने आई। जीएसएम जिसे आज हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सारा मैं गो थ्रू ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जीपीआरएस भी सेकंड जनरेशन में आई। जीपीआरएस से आप आई होप इवॉल्व जो है वो होंगे, वाबस्ता होंगे। फिर उसके बाद एज टेक्नोलॉजी हमारे पास आई। फिर सबसे मज़ेदार बात जो नोकिया 3310 फ़ोन है हमारा, वो भी सेकंड जनरेशन में ही काउंट किया जाता है। तो इसमें जो सेकंड जनरेशन में जो था ना कॉन्सेप्ट बेटा जो हमने पीछे डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ी है कि आप डिजिटल डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो एक्चुअली में, वो वाला कॉन्सेप्ट सेकंड जनरेशन में आया जीएसएम के साथ ही। यानी कि आप इसके अंदर टीडीएम में, सीडीएम में इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट्स आप इस्तेमाल करने लगे। अब बेटा हर एक बात याद रखनी है कि हर जनरेशन में ना जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती गई, तो हर जनरेशन के साथ-साथ आपकी वॉइस की क्वालिटी, डाटा कम्युनिकेशन, आपके वॉइस सिग्नल के साथ-साथ आपका डाटा भी सेंड होने लग गया और उसमें इम्प्रूवमेंट आने लग गई और उनकी स्पीड भी जो है वो बेहतर हो गई। तो पहले कहीं 2.4 थी तो सेकंड जनरेशन में जाके हमारे पास कोई अराउंड आई थिंक 14 या 15 केबीपीएस पे चली। तो इसमें लेकिन देखिए इसमें भी सेकंड जनरेशन में भी हमने जो सर्विस इंट्रोड्यूस कराई वो वॉइस कॉल और एसएमएस की। एसएमएस की जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई। तो आज हम जो आर्किटेक्चर डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, आज हम डिटेल में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अपना जीएसएम का। तो अब मैं डायरेक्ट जीएसएम पे तो नहीं जाऊँगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं अपनी इन जनरेशंस की, सेकंड जनरेशन की और थर्ड जनरेशन की। थोड़ा-थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन के बाद 2.5 जनरेशन आई जिसके अंदर जितनी पहली जनरेशन थी बेटा उन सारों में हम सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आप इससे आपको पता है सर्किट स्विचिंग है तो। अब इसमें जाके हमने पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब हमारे लिए डाउन लिंक के लिए एक अलग चैनल बन गया, अप लिंक के लिए एक अलग चैनल बन गया। तो डाउन लिंक के लिए आपके पास अराउंड कोई 60 केबीपीएस में 2.5 में बात करें 2.5 जनरेशन। 2 जनरेशन के अंदर 2G के अंदर आपके पास जीएसएम टेक्नोलॉजी आई, जो कि बेसिक फाउंडेशन समझी जाती है मोबाइल फ़ोन सिस्टम की, मोबाइल कम्युनिकेशन की। फिर उसके बाद 2.5 में जाके बेटा जीपीआरएस आया। जब आपके पास जीपीआरएस आया ना तो जीपीआरएस में फिर आपकी एमएमएस की फैसिलिटी आई, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, जिसमें आप मेरे ख्याल से एमएमएस में छोटी-सी वीडियो भेज सकते थे और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप उसमें पिक्चर्स भी भेज सकते थे एमएमएस के अंदर और तब आपको ये 2.5 जनरेशन यानी कि जीपीआरएस के साथ जो है ना आपको ये आना शुरू हुई टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद ये आईपी के साथ कनेक्शन इंटरनेट का विद बेस ऑफ द आईपी कनेक्शन भी आने लग गया। अब इसमें जैसे-जैसे जनरेशन इवॉल्व हो रही है ना बेटा, इसके अंदर ना एक बात आपने याद रखनी है कि इनके साथ-साथ आपके फ़ोन सिस्टम जो है ना, फ़ोन इंडस्ट्री, वो भी इवॉल्व हो रही थी, जनरेशन के साथ-साथ। देखिए, ज़ीरो जनरेशन था, तो फ़ोन पुश टू टॉक फ़ोन थे, मतलब बटन दबाना पड़ता था जैसे बटन बटन मैं दबाऊँगा, मैं बोलूँगा, फिर मैं बटन रिलीज़ करूँगा, फिर सुन सकूँगा। पुश टू टॉक था, फिर एडवांसमेंट हुई, आपके पास वायरलेस कॉर्डलेस फ़ोन्स आ गए, फिर उसमें नई टेक्नोलॉजी होगी। तो जैसे-जैसे ये बात याद रखनी है कि जैसे-जैसे आपकी ये जनरेशन बढ़ती गई वैसे-वैसे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, इसके साथ-साथ ही आपका जो हार्डवेयर है वो भी कहीं न कहीं इवॉल्व होता गया। अगर आप देखें इसको सेकंड जनरेशन को देखें तो इसमें आपके फ़ोन्स एमएमएस पोर्टेबल दूसरे फ़ोन हैं आपके पास। लेकिन अगर आप आगे थर्ड जनरेशन में जाके देखें तो थर्ड जनरेशन 3G जो है, इसके अंदर बेटा हमने ना वाइड बैंड कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस की जो टेक्नोलॉजी जो हमने पूरा बड़ा डिटेल में पढ़ा है, उसको यूज़ करना शुरू किया। फिर हमने इसके अंदर ही एचएसएफ पे जो है वो हमारा हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा आया। सो ये थर्ड जनरेशन के अंदर सारी की जितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ ये थर्ड जनरेशन में ही आ रही है। तो आपके पास मूविंग डिवाइसेज़ आई जिनकी स्पीड
कहाँ पर पहले कोई 50-60 केबीस में आ रही थी, थर्ड जनरेशन में आके वही स्पीड आपकी कोई 2 एमबीस तक जो है वो आपकी चलेगी। यानी कि इनमें मसला ये आता था सेकंड और थर्ड जनरेशन में जो सबसे बड़ा बेटा मसला था, वो मसला था हैंडओवर का। हैंडओवर का मसले से मुराद ये है कि हैंडओवर के मसले से मुराद ये है कि देखिए अगर मैं स्टैटिक हूँ, मैं एक जगह पे बैठा हूँ, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना बड़ा अच्छा इंटरनेट है। जैसे मैं मूव करना शुरू कर दूँगा थोड़ी-सी स्पीड के ऊपर बाइक के ऊपर या पैदल या साइकिल, तो उसकी वजह से जो मेरी स्पीड है वो इफ़ेक्ट होती थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इन सारी जनरेशंस में कुछ ये था हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास हाई स्पीड पैकेट एक्सेस आया। आपने अक्सर किसी ने नोट किए यूफ़ोन के जो यूज़र हैं, आई एम आल्सो अ यूफ़ोन यूज़र। कोई यूफ़ोन का यूज़र है तो अगर वो अपना 3G या 4G ऑन करता है तो उसके ऊपर एच प्लस लिखा आता है। किसी ने हैव एनीवन एवर ऑब्जर्व्ड? यस सर। हाँ जी। आप अपना डाटा पैक ऑन करें ना तो उसके ऊपर एच प्लस लिखा था, 4G 3G में लिखा आता है। लेकिन ये जो जैज़ या जैज़ वाले या दूसरे यूज़र्स हैं, ये अगर अपना डाटा पैक ऑन करें तो इन्हें वो 4G इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये जो यूफ़ोन वालों का एच प्लस लिखा नज़र आ रहा होता है ना, ये हमारी 3G की एक टेक्नोलॉज़ी है, जो कि हाई स्पीड पैकेट एक्सेस के नाम से है। तो हम वो यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली में। आप समझ लें कि ये सीडीएमए जो पड़ा है ना, वो उसकी एक एनहांस्ड टेक्नोलॉज़ी है। थ्योरेटिकली इसमें कहा जाता है कि 15 एमबी तक डाउनलोड हमें जो है ना वो सपोर्टेबल है इसके अंदर ही। और इसका सिंबल वही जो हमारा एचआर 2 वर्जन है इसके भी एच के 2 वर्जन है हमारे पास एच और एच प्लस थर्ड जनरेशन के अंदर। फिर इसी तरह से बेटा 4G की टेक्नोलॉजी आई, 4G में हमारे पास एलटीई आया और सर, जी। एच प्लस तो तब भी आता है ना जब सिग्नल्स बहुत वीक हो। हमारे दूसरे जैज जो दूसरे नेटवर्क्स पे भी आते तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। नहीं, वो पता क्या होता है जो मेरी अगर आप यूफ़ोन वालों का तो एच प्लस ही आता है, जितनी मर्ज़ी अच्छी स्पीड हो, उनका डाउन भी हो ना, तो उनका एच प्लस जो है ना खाली एच बन जाता है। तो अगर कोई अदर देन यूफ़ोन यूज़र है, उसका पहले अगर 4G आ रहा है फिर एच प्लस आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से ये इंडिकेट कर रहा था कि 4G में क्योंकि मैंने बताया ना कि ये हर जनरेशन के अंदर स्पीड बढ़ती है आपकी। जैसे 4G के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें वो वाई मैक्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर शायद आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही हो। तो वो इसके अंदर आपको जो है शायद 50 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही हो अपलिंक पे और डाउनलिंक पे इस तरह से कुछ मतलब कि 100 या इस तरह से मिल रही हो। तो एच प्लस होने का मकसद भी होता है दिखाने का, मुझे जो लगता है, आई एम नॉट श्योर कि आपको वो 4G से एच प्लस लाके ये दिखा रहे थे कि अब आपकी स्पीड कम हो गई है। पहले अगर 4G एलटीई में आपकी स्पीड कोई 50 एमबीस जो कि अज़्यूम की जाती है अपलिंक की या डाउनलिंक की स्पीड होगी, तो अब वो एच प्लस पे आ गई यानी कि अब वो थर्ड जनरेशन पे आ गई, अब मज़ीद कम होगी। ये इस तरह से होता है आपका पहले हमारा 4G लिखा आता है, फिर वो 3G पे जाता है, उस पे एच प्लस पे जी जाता से स्पीड कम होती जाती है, जैसे 4G फिर 3G, लेकिन जैसे बहुत कम सिग्नल्स वाले एरिया में वहाँ फिर एच प्लस और फिर ई भी आ जाता है। है। हाँ, ई वो पे तो बिल्कुल नहीं चलता है ई इंडिया तो में। वही ना, ई देखिए ई स्टैंड करता है एज टेक्नोलॉजी को, आपको सेकंड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है। तो मेरे ख्याल से ये जो सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसी को ही बता रहे हैं कि अब आपकी स्पीड इतनी स्पीड कम होने की वजह से आपको इस जनरेशन के अंदर जितना आपका अलॉटेड है बैंडविड्थ या सिग्नल रेंज या अपलिंक की स्पीड उतनी आपको इस टाइम जो है वो मिल रही है। तो ये एक मतलब पॉसिबल रीज़न इसके लिए हो सकती है हमारी। 4th जनरेशन के अंदर उसके अंदर एच प्लस या उसके अंदर फिर उसके बाद 4th जनरेशन तो फिर क्या ही बात है बेटा। 4th जनरेशन के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी बदल गई, ओएफडीएम आ गया, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आ गया, एलटीई आ गया, वाईमैक्स आ गया और फुल्ली आईपी कनेक्टेड आपके पास जो है वो सिस्टम्स आ गए। फिर 5G जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, 6G भी आ चुकी है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो चाइना ने जो है वो 6G के ऊपर भी आजकल जो है वो काम-शाम शुरू किया हुआ है। फिर उसके बाद 5th जनरेशन की भी टेक्नोलॉजीज़ बड़ी जो है वो डिफरेंट थी। उन्होंने बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और फिर 4th जनरेशन से ही एडवांसमेंट ली, जो ओएफडीएम टेक्नोलॉजी हमने 4th जनरेशन में इस्तेमाल की थी, वही वो 5th जनरेशन के अंदर लेके आए, लेकिन चेंजेस के साथ 5th जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ आई वो 4th जनरेशन से ही इवॉल्व हुई। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस की गई, टारगेट बेस लाई गई, फ्रीक्वेंसी रेंजेस इसमें इन्वॉल्व की गई और ये सारी इसमें जो है ना वो लेटेंसी को देखा गया, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन देखी गई, ब्रॉडबैंड को ज़्यादा एनहांस किया गया आपके सिस्टम्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी हमारी जो है वो बड़ी थ्रूपुट बढ़ाई गई और
कहा जाता है कि 5G के अंदर आपकी 30 गीगाहर्ट्ज और 60 गीगाहर्ट्ज तक की भी कैपेसिटी लेके जा सकते हैं। कवरेज आपकी 5G के अंदर बढ़ गई। आपका जो है वो आपके जो सेल्स हैं, अच्छा जो हमारे इन सारों के लिए जो डिफरेंट टेलीफोन कंपनीज ने अपने-अपने स्टेशंस लगाए हुए ना बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि यार मेरे सिग्नल नहीं आ रही क्योंकि हमारे एरिया के अंदर ना सिर्फ एक ही टावर है या वो टावर बड़ा दूर है कहीं। अक्सर आपने कुछ जो बच्चे थोड़े से ज़रा कुछ रूरल एरियाज़ में अगर कुछ बच्चे रहते हैं तो उन्हें ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पे टावर ना होने की वज़ह से हमें बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो टावर्स बड़े-बड़े लार्जर साइज़ के हैं। तो 5G और 6G के अंदर ये भी एक बड़ा मज़ेदार काम हुआ कि इनका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो गया और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो साइज़ भी रिड्यूस हुआ और स्ट्रेंथ भी आपकी जो है ना वो साथ में बढ़ गई। तो ये कुछ बेसिक सा बड़ा एक कुछ बातें थी बेटा 5G और 3G और 4G के बारे में। अब आपने करना ये है कि इस पे एक छोटी-सी असाइनमेंट बनानी है आपने और उस असाइनमेंट के अंदर क्या करना है आपने, आपने 1G से लेकर 6G तक एक ना डिटेल डिस्क्रिप्टिव डिफरेंस आपने बनाना है। मैं आज इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूँगा और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है, वो बन चुकी हुई है आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। वो बस मैंने वो असाइन करनी है और आपने अपलोड कर देनी है। तो वो मेरी तरफ से बस ताकीद है। तो इसकी ये असाइनमेंट है कि ये जितना हमने पढ़ा बेटा 1G, 2G, 3G और जितनी भी जनरेशन है 2.5, 3G इन सारों में डिस्क्रिप्टिव डिफरेंस करना कोई आप समझ लें कोई 10 से 12 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। 1G के अंदर देखिए ढूँढे इसमें डिफरेंस कौन-कौन से बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस बन सकता है, स्पीड का डिफरेंस बन सकता है आपका, फिर उसके बाद पोर्टेबल डिवाइसेज़ का डिफरेंस बन सकता है। और स्विचिंग टाइप के डिफरेंस बन सकते हैं कि इसमें स्विचिंग कौन-सी टाइप की इस्तेमाल की जा रही है आपकी। तो इस तरह करके ना ढूँढने की कोशिश करो कि 10 से 15 पॉइंट्स आपके बनेंगे डिफरेंसेस में, तो वो बड़ा बेहतर एलैबोरेट कर रहे होंगे। तो आप 10 नहीं कोई तकरीबन कोई 5 से 8 पॉइंट्स का ज़रूर जो है ना वो डिफरेंस लेके चलें। तो बेटा आज के फिर इस वीक का जो हमारा टारगेट था वो तो था मोबाइल कम्युनिकेशन में हमने बेसिक जनरेशंस देखी। अब हम चलते हैं जीएसएम की तरफ। सो जीएसएम चूँकि एक सेकंड जनरेशन की सेल्युलर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो कि डाटा डिलीवरी और वॉइस सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन का। अब जो हमारी ये मोबाइल सर्विसेज हैं, अब हम कहते हैं कि हमारी 3 किस्म की जो है ना मोबाइल सर्विसेज हम लेने के लिए सारे काम कर रहे होते हैं। सो पहली हमारी सर्विसेज है टेली सर्विसेज। सो टेली सर्विसेज की बात की जाए तो टेली जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जो हमारी टेली सर्विसेज हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जो कि वॉइस कम्युनिकेशन को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इनेबल करती हैं। ये सेल्युलर आप समझ लें कि ये बेसिक सर्विसेज है जो कि एक सेल्युलर बॉडी को ओबे करने की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप समझ लें कि मोबाइल टेलीफ़ोनी भी इसके अंदर आ जाती है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने अवेलेबल बैंडविड्थ को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन पॉसिबल करानी है। तो पहली सर्विस मोबाइल सर्विसेज़ के अंदर जो सबसे पहली सर्विसेज़ है, वो है आपकी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज़। फिर उसके बाद दूसरी सर्विस जो इंश्योर की जाती है कंपनीज़ की तरफ से, आप में से कोई बच्चा बता सकता है अगर आपकी सिम बंद हो, फिर भी आपके फ़ोन में इमरजेंसी नंबर का ऑप्शन आ रहा होता है या आप अपने फ़ोन को अगर फ्लाइट मोड पे भी लगा दें, फिर भी वो कह रहा होता है डायल इमरजेंसी नंबर। कभी ऐसा देखें? यस सर। हाँ जी। तो ये टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से प्रोवाइडिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से ये एक सर्विस है फ्री ऑफ चार्ज। आपके मोबाइल में सिम हो, आपके मोबाइल में सिम ना भी हो, आप फिर भी फ्री ऑफ चार्ज आप जो है ना वो इमरजेंसी नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। वो कुछ जो भी उन्होंने इमरजेंसी नंबर्स जो भी उन्होंने रखे हुए हैं। इसमें जो है वो वॉइस मेल बॉक्स है हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम इसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस भी 2G के अंदर इवॉल्व थी इसी के अंदर और फिर एसएमएस की सर्विस भी इसी के अंदर इवॉल्व है। एसएमएस का एब्रिविएशन क्या होता है वैसे? शॉर्ट सर्विस। हाँ जी, शॉर्ट मैसेज सर्विस कि आप अल्फा न्यूमेरिक को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक मोबाइल टर्मिनल से दूसरे मोबाइल टर्मिनल के ऊपर और इसमें पहले ना 2G के अंदर भी आपको पता है लिमिट होती थी। आपको याद है बेटा थोड़ा-सा कि जब आप मैसेज करते थे तो हम मैसेज के स्टार्ट में लिखते थे 1/2, 1/3, 2/3
आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर में अक्सर आपने देखा होगा कि वो स्टार्ट में लिख देते हैं 1/2 फिर 2/2 इस तरह करके। तो ये क्या लिखे जाते हैं? कभी आपने नोट किया ये क्या चीज़ होती है? कभी किसी ने ऑब्जर्व किया ये? सर मैसेज में तो उस वक्त होता है वो कितने नंबर क्या? ऑफ कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं जो अ, मैसेज होता है। नहीं, आप बताएं हमारा कोई आइडिया आपको? नहीं सर, मुझे नहीं आया इसका। बेटा देखिए, जब आपकी टेक्स्ट की अवेलेबल कैरेक्टर्स, एक टेक्स्ट फील्ड है आपके पास, आप अगर एक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम काउंट आपका जो वर्ड्स का होना चाहिए वो कोई 100 होना चाहिए या 200 होना चाहिए काउंट, इससे ज्यादा काउंट आपका नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था कि आप मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने एंटर जो है वो कर सकते हैं। तो ये मसला हमें जो है ना वो इसमें 2G में था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं स्पेसिस के साथ 160 कैरेक्टर थे एक ही चैनल के ऊपर। वो एक वक्त में बस 160 कैरेक्टर का मैसेज जो है वो एसएमएस जो है वो सेंड कर सकता था। तो ये भी एक 2G के अंदर आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अब जितना मर्जी, अब अभी भी होगी कोई ना कोई लिमिट, अभी भी जो है वो आपकी डिफाइन होगी। 100 है, अब 200 है बिल्कुल। 200 है, यानी कि अब आपकी बढ़ गई है। ठीक है। फिर उसके बाद डाटा सर्विसेज में हमारी कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो शामिल है। अगर हम डाटा सर्विसेज की बात करें या बेयरर सर्विसेज की बात करें, तो आपने जो एक्सेस पॉइंट्स पे जो डाटा ट्रांसफर करना है उस डाटा सर्विस के अंदर आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवा रहे हैं या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो आप 2.4, 4.8, 9.6 किलो बिट्स पर सेकंड के ऊपर जो है वो आप अपनी डाटा सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। यानी कि ये वो डाटा रेट्स हैं जो कि पॉसिबल से पॉसिबल 50 केबीपीएस तक आपके जाते हैं। तो ये भी हमारे जीएसएम की सर्विसेज हैं जो कि जीएसएम हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद कुछ हमारे पास बेरर सर्विसेज के बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सो सप्लीमेंट्री जैसा कि नेम में ही है, सप्लीमेंट्री क्या होता है मतलब कि कुछ एडिशनल सर्विसेज जो आप डिमांड नहीं करते लेकिन वो अवेलेबल होती हैं। बाय चांस हो सकता है कि वो वाला सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑफर कर रहा हो सकता है वो ऑफर ना करे, तो उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ये तो पीछे जो हमने पढ़ी ना, ये टेली सर्विसेज और बेरर सर्विस, ये बेसिक सर्विसेज है। तो इसके अलावा कुछ सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज के अलावा भी होती हैं आपकी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंट्री टू कंट्री, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी कर रही होती है। जिसमें आप पहली सर्विस जिसमें सर्विसेज कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे कोई फ़ोन करे, तो वो मुझे फ़ोन करे तो वो मेरी कॉल किसी और नंबर पे राउट हो जाए। तो कॉल फॉरवर्डिंग, और कोई भी कॉलर नंबर आप फिक्स कर दें, कोई भी नंबर आप फिक्स कर दें कि आप जब भी कॉल करें तो वो कॉल आपकी आगे फर्दर आउट हो जाए। लेकिन ऑलमोस्ट हर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो जैज़ है, यूफ़ोन है, ये सारे के सारे, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि नहीं? ऐसे ही है ना? कि नहीं बेटा? जी सर। सो ऑलमोस्ट हर एक में यही जो है ना ऑप्शन वो अवेलेबल होता है कॉल फॉरवर्डिंग का। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कॉल बैक का ऑप्शन मौजूद होता है कि आपको कोई कॉल आई है तो आप चाहते हैं कि उसके बाद उसे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, आपको कुछ भी दबाना ना पड़े। फिर उसके बाद कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, ये अब ये इस तरह की जितनी भी सर्विसेज है ना हमारे पास, ये सारी सप्लीमेंट्री सर्विसेज है हमारे पास। फिर उसके बाद मोबाइल टर्मिनल को लॉक कर दिया जाए अगर कोई इनकमिंग कॉल आए या कोई आउटगोइंग कॉल के लिए आउटगोइंग कॉल ही ना हो सके, ना ही कोई जो है वो इनकमिंग कॉल हो सके। सो इस तरह करके ये जो कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं जिसमें कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन के आप फ़ोन करें किसी को तो आपका नंबर ना है, जैसे आप कहते हैं कि प्राइवेट नंबर इसने लिया है, तो प्राइवेट नंबर नहीं होता, पीछे से कंपनी जो है वो क्या करती है, आपका नंबर ही हाइड कर देती है। फिर उसके बाद कॉल बेरिंग, जितनी भी कॉल्स हैं आपकी, आउटगोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स हैं, आप सारी ब्लॉक कर सकते हैं। कॉल होल्ड पे लाने का ऑप्शन, कॉल वेटिंग का ऑप्शन। सो ये आपके कुछ ऐसे ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफ़ोन नहीं भी है, तो फिर भी आपको ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो मिल रहे होंगे। सो ये कुछ बेटा मोबाइल सर्विसेज हैं जो कि जब आप मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर जो भी मॉड्यूल आपने जो भी नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस नेटवर्क के अंदर ये भी सर्विसेज हर हाल के अंदर जो है वो शामिल होंगी। अब इसके बाद हमारा बेटा जीएसएम का जो है वो आर्किटेक्चर आ जाता है।
सो जीएसएम का आर्किटेक्चर हम थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं, यहाँ से नहीं पढ़ते, हम दूसरी स्लाइड खोलते हैं, वहां से करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अच्छा, जीएसएम को समझने के लिए मैं एक बड़ी अच्छी पीपीटी है, मैंने कहा आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जी, आई होप आपको ये नजर आ रही है। अच्छा जी, ये पूरा जीएसएम का आर्किटेक्चर है बेटा। देखिए, यहाँ पे देखें तो ये हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ये क्या होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल? सिम है आपकी, यानी कि सिम से मुराद है कि यहाँ पे यूजर है और यहाँ पे वो आपके कनेक्टेड हैं बीटीएस बेस ट्रांसीवर स्टेशन। बेस ट्रांसीवर, ये जो ट्रांसीवर वर्ड है, ये जो वर्ड है ट्रांसीवर, दो वर्ड से बना है, यानी कि ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी, यानी कि एक ही वक्त में आपके मोबाइल फोन सिम के थ्रू जो रजिस्टर्ड है वो सिग्नल सेंड भी कर रहा होगा इस स्टेशन को, ये रिसीव भी कर रहा होगा और ये आगे कम्युनिकेशन भी कर रहा होगा। ये फिर आगे कनेक्टेड होते हैं बेटा आपके बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ। ये आगे फिर सारे आपके कनेक्टेड होते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ। फिर ये आगे आपका एमएससी से कन्वर्ट होते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, और एमएससी जो है ना वो फर्दर आगे कुछ डाटा मेंटेन रखती है आपका। यहाँ पे कंप्लीट डाटा नहीं इसने शो किया हुआ, कुछ वीएलआर होते हैं हमारे, और इस तरह से डिफरेंट किस्म के जो है ना वो रजिस्टर होते हैं हमारे पास। और फिर उसके बाद ये एक ओएमसी सेंटर होता है हमारा ऑपरेशनल मेंटेनेंस का, जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है हमारा, जहाँ पे सारी कंट्रोलिंग हो रही है और हम सारे मॉनिटर हो रहे हैं। सो ये ओएमसी इन सारे सिस्टम्स को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो है ना कि ओएमसी मतलब ओएमसी आप समझ लें कि एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे हर कंपनी ने बड़े बड़े सिस्टम्स लगा के इंस्टॉल किए होते हैं, डाटा सेंटर्स उनके अवेलेबल होते हैं, और वो थ्रू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मॉनिटर कर रहे होते हैं सारे बीटीएस को बीएससी को, एमएससी को मॉनिटर कर रहे होते हैं बैठ के। जहां भी डाउन होती है, लिंक डाउन होता है, उन्हें फौरन पता लग जाता है कि इस टाइम लाहौर के अंदर भगवानपुरा में या फिर सिंहपुरा के अंदर जो बीटीएस है वो हमारा डाउन जा रहा है, वो टेक्निकल फॉल्ट है या हार्डवेयर का फॉल्ट है, सॉरी वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या फिर हार्डवेयर का फॉल्ट है। तो वो पहले उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और एक्सेस करके उसे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वहां से ना हो पाए और हार्डवेयर लिमिटेशंस हो कुछ, तो वो फिर उनकी टेक्निकल असिस्टेंस की टीम आती है और वो आगे फर्दर जो है वो रिजॉल्व करती है। तो आप समझ लें कि पूरा जो नेटवर्क मैनेजमेंट आपकी वो यहीं से हो रही होती है। अच्छा, अब इसमें जो हमारा ये जो जीएसएम आर्किटेक्चर है, इस जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर चैनल को एक्सेस करने के जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, वो टीडीएम में कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ी हुई है। सो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चैनल की जो कैपेसिटी है वो इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो हमें बैंडविड्थ एलोकेटेड होती है वो कोई 200 किलोहर्ट्ज की होती है। इसमें जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए टोटल चैनल्स होते हैं वो कोई अराउंड 125 होते हैं, और एक 8 चैनल्स जो है वो सॉरी एक चैनल के ऊपर हम टोटल 8 यूजर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो वॉइस सिग्नल का जो डाटा रेट आता है वो कोई 13 किलोबिट्स आता है। आप अपना डाटा भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं या एमएमएस भेजते हैं, इस तरह से कुछ डाटा भेजते हैं, तो उसके ऊपर आपके पास जो है ना वो 12 किलो बिट्स पर सेकंड का जो है ना वो आपको डाटा रेट जो है वो अचीव होता है। और जो आप फ्रेम्स भेजते हैं इमेजेस का, वो उसमें जो ट्रांसमिशन का जो डिले है वो कोई 4.6 मिली सेकंड का जो है वो आपका डिले है। अच्छा, अब इसमें ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी हमारी इसके अंदर। इसके बाद बेटा अगर हम अपने सिम को देखें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो हमारा इसमें सबसे पहले फोन नंबर आ जाता है, जिससे एमएस आईएसडीएन के नाम से कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा इसमें आईएमएसआई नंबर आ जाता है। फिर ये जो कुछ बातें हैं जो ना सिम के बारे में हमारे जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं ये सारी बातें उनके बारे में सेव रखते हैं। सिम को ऑथेंटिकेट करने के लिए कीज होती हैं, और उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए एक पिन कोड होता है। आप जब सिम न्यू टाइम लें तो वो पिन कोड दिया जाता है कि आप इसको किस तरह से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप अपना सिम कोड भूल जाएं, अगर आप अपना सिम कोड भूल जाएं तो सिम कोड ब्लॉक होने के बाद आपके पास एक पर्सनल अनलॉक कोड आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपकी
सर्विस कोड, स्टेटस ऑफ अ सिम और आपका फ़ोन नंबर। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप कभी सिम खरीदें, तो उसके साथ पूरे पैक के साथ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती होती है। पुक कोड भी। आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया पुक कोड ब्लॉक होने का? कभी किसी का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं सर। कोई? नो सर। ओके। सो मसला क्या आता था कि लोग अक्सर पासवर्ड लगा देते थे अपनी सिम के ऊपर कि कोई उनकी सिम जो है वो इस्तेमाल ना कर पाए। वो लगाने के बाद भूल जाते थे। ये देखिए, ये तब की उस दौर की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं थे, जब आपके पास फ़ोन 2510 और 3310 और इस तरह के फ़ोन जो है वो आपके पास अवेलेबल्स थे। तो उन वक़्तों के अंदर आपके पास इसी तरह से जो है ना वो पासवर्ड आपके लगते होते थे। आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस अवेलेबल होते थे वो यही होते थे। तो उसमें फिर वक़्त को देखते हुए हमने सिम का पासवर्ड रखा और अगर हमने कहा था कि अगर सिम का पासवर्ड ब्लॉक हो जाए, तो फिर आप पुक ब्लॉक कोड जो है वो आप एंटर करें और अगर वो भी ब्लॉक हो जाए तो फिर आपको जो है ना वो जाना पड़ता था अपनी करीबी फ्रेंचाइज़ के पास ताकि उसका जो है वो इश्यू रिज़ॉल्व कर सके। अच्छा जी, अब इसकी जो सिम की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है, हम इसको स्किप करते हैं और हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बाकी ये आईएमएसआई क्या है और ये आईएसडीएन क्या होता है, नंबर होता है हमारा और ये नंबर पूरा डिवाइड किया रहता है डिजिट्स के अंदर, जिसमें हर एक नंबर में जो पहले 3 डिजिट होते हैं बेटा वो आइडेंटिफ़ाई कर होते हैं कि कंट्री कोड कौन-सा है। दूसरा 2 डिजिट्स जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपका मोबाइल कोड क्या है, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर का नंबर आता होता है। तो इसी तरह से अगर आप एक विद इन सिटी के अंदर हैं, तो आपने जहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो ये कुछ उस तरह से उस लिहाज से जो है ना ये कुछ डिफरेंसेस हैं। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिम के बारे में इतनी बेसिक बात बस आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके मेन आर्किटेक्चर पे हम चलते हैं। इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, वापस आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये कुछ जीएसएम के एडवांटेजेस हैं। ये इसके एडवांटेजेस भी हैं और जीएसएम के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपके ख्याल में क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जीएसएम के? एडवांटेजेस तो देखिए हमें समझ आती है ना कि एडवांटेजेस में आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन आ गई, वॉइस और डाटा सर्विसेज आ गई, मोबिलिटी आपकी बढ़ गई, आप चिप कार्ड एनेबल्ड चीज़ें इस्तेमाल करके आप लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करने लगे। वो जो चिप कार्ड की बात कर रहा हूँ आपकी सिम है, चिप कार्ड एनेबल की जो बात कर रहा हूँ। तो अब वो इस्तेमाल करने लग गए, फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बन गई। आपने नेटवर्क को हैंडल करना सीख लिया, फ्रीक्वेंसी की एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके टावर्स के जो साइज़ हैं वो कम हो गए, आपके कस्टमर्स जो हैं वो एक सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ गए, आपकी ट्रांसमिशन की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो गई, ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो गई, वायरलेस पे लोग रिलाय करने लग गए, अनइंटरप्टेड फ़ोन कॉल्स आ गई, स्पीड बेहतर हो गई, कार और ट्रेन के अंदर आपके पास जो इंटरप्शन है वो कम हो गई, आपके पास सिक्योरिटी के फंक्शन जो है वो बेहतर हो गए, आपने ऑथेंटिकेशन का फैक्टर जो है वो इंश्योर किया इसके अंदर जीएसएम के अंदर कि हम चिप कार्ड देंगे आपको, पिन देंगे आपको, वो पिन के ज़रिए आप अपनी सिम को अनब्लॉक करेंगे और फिर आप उससे जो है वो आगे सारे फ़ोन-शोन जो है वो कर पाएँगे। तो ये कुछ फ़ायदे थे। नुकसान क्या हो सकता है आपकी नज़र में? जी, नुकसान पॉसिबल क्या हो सकता है? जी बेटा बोलिए, नुकसान क्या हो सकता है? उसका? यस सर। जी, इसका क्या नुकसान हो सकता है पॉसिबल? नो आइडिया। इसकी आवाज़ बहुत कम आ नो आइडिया। रही है। शानज़ा? जी सर। क्या पॉसिबल नुकसान हो सकता है हमें जीएसएम का? डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं पॉसिबल तौर पे? इशू आ क्या आ रहा था? इसका। सॉरी? सर जीएसएम की रेंज की बात वो इशू आ सकता है, डिसएडवांटेज हो हाँ, सकता है, बाकी तो मुझे नहीं पता। रेंज का मसला हो सकता है आपके पास और देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जीएसएम परफेक्ट नहीं है आप।
कोई वैसे कोई परफेक्ट सिस्टम है ही नहीं, अभी तक भी कोई नहीं। आप 4G 5G भी इस्तेमाल करें तो उसमें भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला था ना बेटा, इसके अंदर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है। देखिए, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर आप एक बड़ी एक अच्छी बात पढ़ते हैं, जब भी आप किसी को मैसेज करने लगते हैं, टॉप के ऊपर एक बड़ा अच्छा-सा मैसेज आपको नज़र आता है, क्या लिखा हुआ नज़र आता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। यहाँ पे कोई एंड टू एंड लास्ट सीन एन्क्रिप्शन आ नहीं। रहा होता क्या आ रहा होता है? है, लास्ट सीन कितने मिनट्स अभी। हाँ, नहीं वो लास्ट सीन तो है, लास्ट सीन वाली तो बिल्कुल एक बात है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट आंसर कुछ और कर रहा था, वो बता दिए 55 आई थिंक। वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट सीन तो है, वो तो एक फीचर है ना, एप्लीकेशन का एक फीचर है। तो वो आपको डिलीवरी का जो है वो तो हमें भी आ जाता है कि ये मैसेज डिलीवर हो चुका है। ये सिम के अंदर भी आपको पता है डिलीवरी का फ़ोन्स के अंदर होता था कि आप मैसेज जो सेंड करें उस यूज़र को पहुँच के डिलीवर हो गया कि वो आपको आ जाएगा। तो ये तो